कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे मेरे साथ एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर उत्तराखंड जो है लेक्चरर, उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक्स जो है अभी तक मैंने पढ़ाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसी के सीरीज़ में जो है एक या दो टॉपिक अभी रह गए हैं, तो उन्हीं में से एक टॉपिक आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि रिलेटेड होगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से रिलेटेड। ओके, तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। इसमें हम जो पर्सनालिटी वाले टॉपिक के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, इसको हम जो है वो प्रिसाइज तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इसमें बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं बनाऊंगा सारे टॉपिक पे, तो लेकिन धीरे धीरे जो है बनाऊंगा। एकदम से एक साथ सब चीज़ पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैटर जो है वो ढूंढना भी पड़ता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए जो है व्यूअर्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सबसे पहले जो है वो बात हो रही है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो इसमें है कि जो शिक्षा है उसका लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। तो ये बात तो जो है ये किसने बोली थी? ये जो बात है दोस्तों, ये बोली है हमारे गांधी जी ने। ठीक है, तो गांधी जी जो है थे, उन्होंने जो है जब 1937 में, मैंने आपको बताया था कि वर्धा जो योजना थी या बेसिक शिक्षा योजना उन्होंने दी थी, तो उस टाइम पर जो है गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि शिक्षा से जो मेरा अभिप्राय है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंडर डेवलपमेंट करना है। और उसमें उन्होंने जो है वो बच्चों को जो शारीरिक शिक्षा है उस देने पर विशेष जोर दिया था, और हस्तपरक अनुभव यानी कि उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस देने की बात की थी। ओके, तो ये है हमारा कि जो व्यक्तित्व है उसका किस प्रकार का विकास होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। आगे है आरबी कैटल, जो हमारे एक शिक्षाविद हुए हैं या इसको मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा, है ना। यानी कि किसी जब हमारे सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, तो हर प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो उसके सामने किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, उस पर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो उसके डिपेंड करता है उसके पर्सनालिटी या उसके व्यक्तित्व के ऊपर, है ना। हर एक जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी, तो उसमें हर एक बंदा जो है वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट करेगा। किसी का कुछ अग्रेसिव तरीका होगा, कोई उसको अच्छे से डील करेगा, कोई उस वहाँ पर जो है समझदारी दिखाएगा, कोई जल्दीबाजी दिखाएगा। यानी कि कई तरीके के जो अपनी अपनी पर्सनालिटी होगी, उसके हिसाब से जो है मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से लोग अपने रिएक्ट करेंगे। तो यही क्या है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे इसमें है फ्रेंड्स कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, कि आखिर वे कौन से तत्व हैं जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इंसान की जो होती है उसको निर्धारित करते हैं या उसका डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो है तीन मुख्य कारक होते हैं। वह है पहला जैविकीय निर्धारक, दूसरा है सामाजिक निर्धारक, और तीसरा है सांस्कृतिक निर्धारक। तो फ्रेंड्स, जो जैविकीय निर्धारक है, इसमें देखिए जैविकीय का मतलब होता है बायोलॉजिकल। ओके, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो बायोलॉजिकल निर्धारक में आएगी, और जो हम समाज से सीखते हैं वो सामाजिक निर्धारक में आएगी, और जो संस्कृति से सीखते हैं वो संस्कृति वाले निर्धारक में आएगी। और जो सामाजिक निर्धारक है वो अगेन फर्दर दो भागों में डिवाइड है। वो है कि एक तो विद्यालय निर्धारण करने वाला जो है वो कारक होगा, और दूसरा होगा उसके अंदर पारिवारिक निर्धारक, यानी कि उसके परिवार की परिस्थितियाँ। ओके, तो ये है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा जैविकीय निर्धारक। तो जैविकीय निर्धारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आती हैं व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना है और उसका स्वास्थ्य, तो वो जैविकीय निर्धारक है। दूसरा, शारीरिक रसायन एवं ग्रंथि स्राव, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो केमिकल्स, या जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं ना, तो उनसे लगातार जो हार्मोन सीक्रेशंस होते रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे कि उनका जो स्राव है वो कहीं हद तक क्या करेगा, इंसान के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। और पहले जो हमने बात की शारीरिक संरचना स्वास्थ्य, तो ये तो बिल्कुल करता है। जब व्यक्ति की जो जिस प्रकार की शारीरिक संरचना होगी उसी हिसाब से जो है व्यक्ति जो के अंदर भी एक तरह से उसकी पर्सनालिटी बनती है, और जिस प्रकार से उसका स्वास्थ्य होगा वो उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट डालता है। जो व्यक्ति जो है वो शारीरिक संरचना में क्या होता है, हट्टा कट्टा डील डॉल इस तरीके से होती है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो उसके अंदर व्यक्तित्व में भी उस चीज़ का रिफ्लेक्शन झलकता है।
और उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करता है, उसके अंदर एक अच्छी एक कॉन्फिडेंट वाली भावना उसके अंदर रहती है। दूसरी तरफ अगर उसके जो है उसकी संरचना में कोई दिक्कत है या उसका जो स्वास्थ्य है वो अक्सर खराब रहता है, जो है वो शरीर सही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है और जिस वजह से जो है वो उसके व्यक्तित्व में उतना निखार नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं जैविकीय जो ये कारक हैं ये क्या करते हैं, पर्सनालिटी को निर्धारित करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से जो ग्रंथि स्राव हैं वो भी निर्धारित करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी, जिसको आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पर होती है, मस्तिष्क, हमारे दिमाग में, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है दोस्तों, आपने अगर कोई बायो वाला है तो उसने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक सेमोटेट्रोपिन नाम का हार्मोन जो है इससे निकलता है। तो ये जो हार्मोन होता है ये हमारी जो लंबाई को बढ़ाने में, हमारा जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है, जो किडनी होती है उसको कंट्रोल करता है, और अन्य जितने भी हमारे शरीर में रेगुलेशन से संबंधित काम होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। ये कौन, आपका पीयूष ग्रंथि, या इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, दूसरा है हमारे पास एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है ये ब्रिक यानी किडनी जो है उसको रेगुलेट करता है। फिर हमारे पास जो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ होती है, गले के अंदर होती है दोस्तों। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो गले के अंदर होती है, और यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि होती है ये इससे भी जो है वो सिक्रेशन इसका प्रॉपर होना जरूरी है। अगर इसमें जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर आयोडीन नमक की कमी होती है तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बढ़ जाती है, तो इस कारण से घेंगा नाम का जो है रोग हो जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होगी, है ना। उसके बाद है पैराथायराइड। पैराथायराइड, तो पैरा जो थायराइड है वो क्या होती है, थायराइड के पास होती है। ओके, यानी थायराइड जो होती है उसके पास ही जो है ये पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है। तो ये यहाँ से भी जो है वो लगातार सिक्रेशन होता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या होता है दोस्तों, जो पैनक्रियास होता है उससे जो है वो लगातार हमारे पास किसका, जो आपका इंसुलिन होता है उसका स्रावण होता है। और आप सब जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को जो है वो पचाने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। अगर जो है शरीर में पैनक्रियास जो है वो सही काम नहीं करेगा और इंसुलिन का निर्माण कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। डायबिटीज़ का प्रमुख कारण क्या होता है, इंसुलिन का ना बनना, और उसका कारण क्या है कि जो पैनक्रियास है वो ऑटोमेटिक जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो इसलिए जो है ये है। और नेक्स्ट है हमारे पास यौन ग्रंथियाँ, जो हमारे जो है सेक्सुअल जो ग्लैंड्स होती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें दोस्तों 4 प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। पहला आता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है एंडोस्टेरोन, तीसरा होता है एस्ट्रोजेंस, और चौथा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें से जो 2 ऊपर वाले हैं टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ये क्या होता है, पुरुषों के अंदर जो है वो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं ये पुरुषों के अंदर जो है वो सेक्सुअल जो है नियंत्रण उसको बनाए रखते हैं। ओके, और दूसरे जो होते हैं एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन, तो ये महिलाओं के अंदर होने वाले मुख्य जो है हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स जो है ये हार्मोन सिक्रेशन किस प्रकार से पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो जब इन प्रकार ये जो हार्मोन सिक्रेशन है इनमें किसी भी प्रकार से जो है वो इरेगुलेशन आता है, तो उससे जो है वो पर्सनालिटी में व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अक्सर उसमें दिक्कत आने लग जाती है और चिड़चिड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये जो सेक्सुअल हमारी ग्लैंड्स हैं इसे मेंस के अंदर अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो क्या होता है, स्पर्म काउंट्स की कमी और भी जो है सेक्सुअल जो है प्रॉब्लम या लिबिडो लो लिबिडो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से जो है वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता है और उसके अंदर हीन भावना जो है आती है, जिससे कि पर्सनालिटी के अंदर फर्क पड़ता है। फिर वैसी महिलाओं के अंदर जो है अगर इस प्रकार के जो ये हार्मोन है एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन, इसका जो सिक्रेशन अगर इसमें प्रॉब्लम आती है या इनके जो हार्मोन सिक्रेशन है इसमें अगर इरेगुलेशन होता है, तो उससे क्या होता है, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आ जाती है, वो टाइम पर नहीं होते हैं, या और भी जो है कई प्रकार के जो है मूड स्विंग्स होते हैं, जिससे कि महिला के जो व्यवहार में वो परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कारक होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये पर्सनालिटी के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है परिपक्वता यानी मेच्योरिटी। तो यहाँ पर क्या है, जनन संबंधी एवं शारीरिक निर्धारक। तो यहाँ पर ये भी क्या है, अपने आप में ये जैविकीय निर्धारक हैं कि परिपक्वता यानी कि भाई जिस एज स्तर पर जो है व्यक्ति होगा उस हिसाब से उसकी क्या होगी, परिपक्वता या मेच्योरिटी का लेवल होगा, तो उस हिसाब से वो उसकी क्या होगी, पर्सनालिटी होती है जनरली, मतलब ठीक है ना। और जनन संबंधी या शारीरिक निर्धारक, तो यहाँ पर भी जो है वो कई बार जो है बच्चों को जो है वो
आपको गर्भावस्था में जो है सही पोषण नहीं मिलने के कारण जो है उनके अंदर पर्सनालिटी का डिसऑर्डर होता है, और उनकी जो है शारीरिक जो है वो कमजोरी या उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो है किसी प्रकार की अक्षमता पैदा हो जाती है। ओके, तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है दूसरा जो हम कारक देख रहे थे, वो है सामाजिक निर्धारक। आज जो सोशल जो है वो फैक्टर जो है निर्धारित करते हैं, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले है माता पिता एवं बालक का संबंध। तो यानी जो माता पिता हैं और जो अपने बच्चे हैं उनके बीच में उनका कैसा रिलेशन है। क्या जो पेरेंट्स है वो बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं या नहीं दे पाते, उनकी समस्याओं उनके भावों विचारों को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे की पर्सनालिटी पर फर्क पड़ता है ना। जो माँ बाप जो है वो बिल्कुल भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं, एकांत में रहने वाले और कुछ उस तरीके से चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, वो है पारिवारिक वातावरण। कि परिवार का जो वातावरण कैसा है। परिवार में अगर खुशनुमा माहौल नहीं है, वो हिंसा का वातावरण है, तो वो जो बच्चे की पर्सनालिटी उसके व्यक्तित्व पर असर करता है। ठीक है ना, वो उसको भी क्या बना देगा, एग्रेसिव बना देगा, उसको भी आक्रामक बना देगा। दूसरी तरफ अगर परिवार के अंदर जो है वो प्यार प्रेम और सुख शांति है, बड़ों का आदर किया जाता है, तो बच्चे के अंदर पर्सनालिटी में वो चीज़ ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास परिवार का आकार। जो फैमिली होती है उसका जो है वो आकार किस का है, ये भी कहीं हद तक डिसाइड होता है। बड़ी फैमिलीज़ में जो है वो सभी बच्चों के ऊपर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, और इसके कारण से बच्चों के अंदर कई प्रकार की जो है वो व्यक्तित्व में परेशानी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परिवार के आर्थिक स्तर, यानी कि इकोनॉमिक जो है वो कंडीशन किस प्रकार से है फैमिली की। अगर फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है तो बच्चे की मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, और उसकी पर्सनालिटी में इसी प्रकार से होगी। उसके अंदर जो है वो क्या होगा, केवल पैसा कमाने का एक तरह के जुनून होगा, कि क्योंकि उसके अंदर वो आर्थिक स्तर पर कमज़ोर है। तो इस तरीके से उसकी पर्सनालिटी में उसी तरीके के चेंज आएंगे। आगे विद्यालय संबंधी निर्धारक। और ये तो अपने आप में ही एक अच्छा निर्धारक है कि विद्यालय जो है वो बच्चे को किस प्रकार का मिला है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनके जो विद्यालयों में कितना अंतर होता है, और उनके विद्यालयों के अंतर के कारण उनकी पर्सनालिटी में भी किस प्रकार का चेंज आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आगे हम चलते हैं सांस्कृतिक निर्धारक, यानी कि जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उसमें जो प्रत्येक जो है, अब इसमें क्या क्या है, प्रत्येक प्रदेश के जो लोग हैं या बच्चे अपनी संस्कृति के अनुरूप शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास के क्रमों में विभिन्नताएं रखते हैं। प्रत्येक जो बच्चा होता है वो अपने सामाजिक रीति रिवाज उत्तरदायित्व संबंध उत्सव धार्मिक क्रियाकलाप आदि को पूरा करता है ना। तो आप सब जानते हैं कि जो भी बच्चा जिस समाज के अंदर पैदा होता है तो वो उस समाज के रीति रिवाज जितने भी होते हैं उनको उनके जो फंक्शन होते हैं उनके पहनावा उनके क्रियाकलाप इन सबको वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है, और उस तरीके से उसका क्या हो जाता है, सोशलाइजेशन हो जाता है, और उसी प्रकार का व्यक्तित्व वो बन जाता है ना। जहाँ पर जिस प्रकार का कंजर्वेटिव अगर समाज होगा तो वहाँ पर व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, और जहाँ पर जो एक ओपन सोसाइटी होती है जैसे कि आपका यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं इनमें जो है एक ओपन सोसाइटी होती है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं या एडल्ट होते हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार का होता है, उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास व्यक्तित्व के वर्गीकरण, वर्ग या प्रकार। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी है उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है या उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है देखते हैं हिपोक्रेटस का वर्गीकरण। तो इसमें जो वर्गीकरण यानी कि जो डिवाइडेशन हुआ है वो अलग अलग जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके अकॉर्डिंग हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है हिपोक्रेटस वर्गीकरण। जो हिपोक्रेटस है उन्होंने 400 ईसा पूर्व में जो है वो शारीरिक स्वभाव के आधार पर जो है वो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या क्या जो है वो वर्गीकरण किया था देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो शारीरिक अवस्था, यहाँ पर ये शारीरिक अवस्था होगी, और दूसरा यहाँ पर है उसका स्वभाव किस प्रकार से होगा। तो पहली जो शारीरिक अवस्था है वो है कफ प्रकृति वाले। तो यहाँ पर ये व्यक्ति ये इस प्रकार के जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होंगे वो होंगे चुस्त होंगे, चिड़चिड़े, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं परंतु शारीरिक रूप से शक्तिमान होते हैं। ओके, फिर है हमारे पास काले पित्त वाले। यहाँ पर जो है दूसरे जो ये टाइप है ये होते हैं निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी, संवेगात्मक और शारीरिक दोनों दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। फिर है थर्ड पीले पित्त वाले। ये हैं आनंद युक्त एवं सुस्त, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं।
और फोर्थ है अधिक रुधिर वाले, यानी कि ज़्यादा जिनका आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो अच्छा होता है। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं कर्मठ, शीघ्रगामी, असहिष्णु, आशावादी, और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, सबल होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर व संतुलित होते हैं। यानी कि जो इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं वो काफ़ी चुस्त पुरुस्त और कर्मठ होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, असहिष्णु होते हैं, यानी दूसरे को सहन नहीं करते हैं, लेकिन आशावादी होते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्गीकरण है वो किसका है, क्रेस्मर का वर्गीकरण। तो यह वर्गीकरण शारीरिक संरचना के जो आधार पर 1925 में क्रेस्मर ने किया था। तो यहाँ पर भी अगेन हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व संबंधी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो है, पहला जो टाइप है वो है पिकनिक प्रकार, अर्थात मिलनसार, छोटा कद, शारीरिक, मोटा और चर्बी वाला। तो ये जो है पहला टाइप है, इसको कहते हैं पिकनिक टाइप या पिकनिक प्रकार। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं व्यक्तित्व संबंधी इनकी क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, बहिर्मुखी यानी कि आपका एक्सट्रोवर्ड होते हैं, और आराम तलब होते हैं, यानी कि इनको आराम चाहिए होता है। फिर है हमारे पास सेकंड एथलेटिक प्रकार, ये होते हैं खिलाड़ी प्रवृत्ति के, और सशक्त होते हैं, अस्थि पंजर, इनके मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं, इनका बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी मजबूत होता है, बलवान, चौड़े, सीना व संतुलित आहार ये पसंद करते हैं। तो ये जो इनकी विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या होती हैं, ये सुखी रहते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, चुस्त व फुर्तीलापन इनके अंदर होता है, आशावादी होते हैं, और समायोजिता यानी कि ये एडजस्ट करने वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है लेप्टोसेमिक। तो लेप्टोसोमेटिक जो प्रकार है उसमें क्या होते हैं, थर्ड टाइप के जो पर्सनालिटी होती है उसमें निर्बल लोग, निर्बल शरीर वाले, दुबले पतले, छोटा सीना, वो पेट पीठ से लगा हुआ, यानी कि बहुत ही पतले होते हैं एकदम हड्डी। तो ये लोग क्या होते हैं, शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं, और सामाजिक रूप से असमायोजित होते हैं, यानी कि ये सोशली थोड़ा आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका वर्गीकरण था, ये हमारे पास ये वर्गीकरण है क्रेस्मर का। आगे चलते हैं, सेल्डन का वर्गीकरण। तो सेल्डन जो है उन्होंने जो वर्गीकरण है वो 1925 में दिया था। तो इन्होंने जो है उन्होंने भी तीन प्रकार से बांटा है। सबसे पहले जो है वो गोलाकार, यानी कि मोटे और कोमल शरीर वाले। तो ये कैसे होते हैं, इनकी व्यक्तित्व संबंधी अगर विशेषताएं देखी जाए तो ये आराम तलब होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, सामाजिक और स्नेहशील, काफ़ी सोशलाइज होते हैं, और स्नेहशील यानी कि ये दूसरे को मतलब प्यार प्रेम से रहने वाले होते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे होते हैं आयताकार, अर्थात शारीरिक रूप से संतुलित, फुर्तीले, बदन लंबाकार, अर्थात कमजोर, दुबले पतले। सॉरी, ये तो अलग हो गया, मैंने इसी में जोड़ दिया उसको। सेकंड होते हैं आयताकार, यानी शारीरिक रूप से संतुलित या फुर्तीला बदन। तो ये कैसे होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, आशावादी होते हैं, और कर्मठ होते हैं। फिर हमारे पास फ्रेंड्स तीसरा लंबाकार, अर्थात कमजोर, दुबले पतले शरीर वाले, ये निराशावादी, असामाजिक, एकांत प्रिय व चिड़चिड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पर्सनालिटी का अलग अलग रूप से डिवाइड किया गया है। ओके, तो आप लोग देख लीजिए आप कौन सी वाली पर्सनालिटी हो। और उसके अलावा एक और वर्गीकरण है, वो है फुंग का वर्गीकरण। कार्ल जी फुंग ने वर्ष 1923 में ये वर्गीकरण दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने दो भागों में व्यक्तित्व को बांटा था। पहला है आपका अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ड, एंड चौथा है, दूसरा है बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ड। तो एकांत प्रिय, सामाजिकता का अभाव, कम बोलना, शर्मीले, आत्मचिंतन, साहित्यिक व आध्यात्मिक विषयों में इनकी रुचि होती है। जो बहिर्मुखी यानी कि जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं उनकी जो बाह्य जगत है उसमें रुचि होती है, रूढ़िवादी होते हैं हालांकि, लेकिन सामाजिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, और आशावादी और बहादुर होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं कुछ। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व के मापन की कुछ अनेक विधियां दी गई हैं, इनमें से कुछ प्रमुख विधि निम्न है। पहला है व्यक्ति इतिहास विधि। अब ये क्या होती है, व्यक्ति इतिहास विधि में जो है वो क्या होता है, इस किसी व्यक्ति से संबंधित उसका पूरी हिस्ट्री जो है वो लिख ली जाती है, और इसके आधार पर जो है उसने अभी तक क्या क्या काम किए, उसने जो है उसके जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, और उसके क्या क्या जो है वो कार्य हैं, इन सब के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का असेसमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, जो दूसरी हमारे पास विधि है दोस्तों वो है साक्षात्कार विधि, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है, इंटरव्यू मेथड। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू को क्या कहा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण होता है,
और उसके आधार पर तय किया जाता है कि आप किसी भी पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी पर्सनालिटी की विधि, टेस्टिंग की विधि होती है। तीसरा है हमारे पास दोस्तों रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या होता है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए अन्य व्यक्तियों का मत एकत्र किया जाता है और उसके नज़दीकी रहने वाले जो होते हैं और इससे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर जो रेटिंग स्केल होती है इसमें दोस्तों क्या होता है, जो भी व्यक्ति है उसके जो जानने वाले हैं या उसके नज़दीक जो व्यक्ति हैं, उसके जो नज़दीकी या करीबी व्यक्ति हैं उनसे जो है वो फीडबैक लिया जाता है एक तरह से। तो जो भी व्यक्ति होता है, जो उसकी जैसी भी पर्सनालिटी होती है, उसके बारे में जो है उसके करीबी अच्छे से जानते हैं और वो एक स्केल के आधार पर उसको क्या कह देते हैं, फिर जैसे कि अगर 10 तक का कोई स्केल है तो 1 से 10 तक जो है उसको क्या देंगे, रेटिंग देंगे या ABC में से कोई रेटिंग देंगे। और उन सब के जो है वो माध्य के आधार पर पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। क्योंकि जो है वो एक आदमी जो है वो किस प्रकार का ओपिनियन देगा, लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों से जो है इस प्रकार का ओपिनियन लेते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा किस प्रकार की पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व है। फिर है हमारे पास समाज मिति जो है, यह सोशलाइजेशन मेथड। इस विधि के जन्मदाता हैं J.L. मैरिनो। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, J.L. मैरिनो। इनमें जो है व्यक्ति के सामाजिक जो पक्ष यानी सोशल जो एस्पेक्ट्स है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास वो है पारिस्थितिक परीक्षण। तो पारिस्थितिक परीक्षण इसमें क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति के किसी विशेष परिस्थिति को देकर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण एक मूल्यांकन किया जाता है। और क्योंकि इसमें जो है स्पेशल जो है वो कंडीशन को दिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्ज़ाम है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने सामने ही किसी को एक्सीडेंट से मरता हुआ देख लिया, तो उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, किस प्रकार से मैनेज करेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक कंडीशन है, उसके आप पे आप किस प्रकार का उसमें रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी का जो है वो परीक्षण हुआ है, मूल्यांकन होगा। ओके, फिर है हमारे पास आत्मकथा विधि। तो आत्मकथा विधि तो सिंपल सी है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अपनी जो है वो आत्मकथा यानी कि जीवनी को लिखना होता है और उस जीवनी के को पढ़ने के बाद या उसका असेसमेंट करने के बाद आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तित्व परिसूची। ये क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित जो है वो प्रश्नोत्तर करके उस पर आपके ओपिनियन जानकर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रक्षेपण विधियाँ। अब ये क्या होती है, इसमें व्यक्ति के अचेतन मन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें रोडसा का जैसे इसमें कौन से मेथड है, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण, खेल विधि, वाक्य पूरा करना आदि विधियों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो प्रक्षेपण विधियाँ यानी प्रोजेक्शन मेथड्स हैं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अचेतन मन यानी कि जो आपका अंदर का जो मन है उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की जो विधियाँ होती हैं इनका प्रयोग जो है वो आर्मी के उसमें ऑफिसर जो भर्ती होती है उसमें जो है किया जाता है। कई लोग जिन्होंने CDS का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो सब इस चीज़ को जानते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जो है वो एक अलग अलग टाइप की, जैसे कोई वीडियो दिखाई जाती है छोटी सी या कोई पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर जो है आपको एक कहानी लिखनी होती है या उसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन देना होता है। तो उससे क्या होता है, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो जिस जो जो उसके अंदर जो है अचेतन मन में चीज़ें होंगी उसी के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो इससे पता चल जाता है कि उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्राइड का जो है वो व्यक्तित्व सिद्धांत यानी फ्राइड का पर्सनालिटी थ्योरी। तो इसमें जो है वो सिगमंड जो फ्राइड है उन्होंने मन की जो है वो 3 दशाएं बताई हैं, 3 टाइप्स ऑफ जो है उन्होंने पर्सनालिटी बताई है। तो इन्होंने कौन सी 3 दशाएं सबसे पहले मन की बताई हैं, पहला है चेतन मन, दूसरा है अचेतन और तीसरा अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड हाफ कॉन्शियस। तो फ्रेंड्स जो चेतन मन होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट यानी वर्तमान में हम जिसके अंदर जी रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो क्या क्या चेतन मन का भाग होती है यानी कॉन्शियस माइंड का भाग होती है। दूसरा हमारे पास अचेतन मन यानी कि जो चीज़ें जो है हम क्या कर सकते हैं, हमने वो पढ़ ली लेकिन हम उसको भूल गए, लेकिन वो हमारे अचेतन मन में समा गए। फॉर एग्जांपल हमने कोई किताब पढ़ी और वो हम उसको भूल गए हैं, लेकिन वो हमारे अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में आ गई है और जब हम उसको जोर देकर सोचेंगे तो हमारे दिमाग में फिर से वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगी। ओके,
तो ये होता है अचेतन मन। तीसरा होता है फ्रेंड्स अर्धचेतन मन या हाफ कॉन्शियस माइंड। तो इस प्रकार का जो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर जो अर्धचेतन मन है उसकी जो उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड टाइप है अचेतन मन, इसमें जो चीज़ें होती हैं इनको हम रिमाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अचेतन मन में जो जो चीज़ें होती हैं उसको अगर हम वापस जो है वो प्राप्त करना चाहें, याद भी करना चाहें, तो भी हम उसको नहीं कर सकते हैं। उसी को हम अचेतन मन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब एग्ज़ाम के अंदर हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर हम जो है वो बाय चांस ही क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं या किसी चीज़ पर टिक मार लेते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने इस पर ही क्यों टिक मारा, लेकिन हम उसको ही फिर भी हमें वो कहीं ना कहीं लगता है कि ना ये सही होना चाहिए। तो वो चीज़ होती है अचेतन मन। ठीक है ना, यानी कि वो ऐसी चीज़ है जिसको हम याद नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे अंदर छिप जाती है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्यक्तित्व संरचना जो है उसकी दृष्टि से जो फ्राइड है उसने इद, ईगो और सुपर ईगो को महत्व दिया है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार की संरचना जो है व्यक्तित्व की बताई है फ्राइड या सिगमंड फ्राइड ने। तो इसमें सबसे पहला होता है इद। इद जो है वो जन्म से होता है, यानी कि जन्मजात जो है वो व्यक्ति के अंदर जो है इद या इदम पाया जाता है। ये क्या करता है, इच्छा पूर्ति में विश्वास रखता है। यानी कि जो ईद होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये किसी भी कीमत पर अपनी जो इच्छाएं यानी डिजायर्स हैं उनको पूरा करना चाहता है। यानी कि ये क्या करता है, ये इसको नैतिकता अनैतिकता से कोई मतलब नहीं होता है। ये हर कीमत पर जो है वो अपनी डिजायर्स को पूरी करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी अगर बच्चे को जो है वो बाइक पे स्टंट मारना जो है वो पसंद है, तो वो क्या है, वो उसकी इच्छा पूर्ति है, वो उसको करना चाहता है, वो उसको करके रहेगा। उसके लिए जो है वो ये मैटर नहीं करता है कि ये क्या है, सोशली गलत है या सही है, या ये चीज़ करना गलत है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है। वो बस अपनी इच्छा पूर्ति को करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसका पार्ट होती है, ईद का पार्ट होती है। फिर है हमारे पास ईगो। ईगो जो है वो क्या करता है, हमारे जो व्यवहार है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण उस पर रखता है। और ये ईद और सुपर ईगो के बीच का एक पुल की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है ना, हमारी जो इच्छाएं होती हैं और वास्तविकताएं होती हैं उनके बीच में ये संतुलन रखता है। यानी कि जो ईगो होता है वो हमें क्या करता है, वो हमें बताता है कि भाई ये चीज़ जो है ये मेरी इच्छा है, लेकिन जो है मुझे साथ के साथ जो है रियलिटी क्या है, पर वास्तविकता क्या है, उसको भी देखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है ना। तो ये है। थर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स सुपर ईगो। तो जो सुपर ईगो होता है ये इसका जो विकास होता है वो सबसे देर के में होता है, बहुत बाद में होता है, जब पर्सनालिटी का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या होता है, एक आदर्शवाद वाली स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो सामाजिक, पूरी तरीके से सामाजिक होता है और वो सामाजिक जो नियम है उनको बनाए रखने में जो है यकीन रखता है। और जो भी जो नॉर्म्स जो नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलने में विश्वास रखता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, आदर्शवाद या सुपर ईगो की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा जो है एक और टर्म्स उन्होंने दिया है वो है लिबिडो। लिबिडो क्या होता है, जो फ्राइड है उसने जो काम शक्ति होती है यानी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनको क्या कहा है, लिबिडो कहा है। इसका जो मूल रूप होता है वो कामुकता से होता है। और इसके अंदर वे सभी जो व्यवहार आते हैं जिनका संबंध प्रेम, स्नेह या लगाव से होता है। तो फ्रेंड्स जो भी जो व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं या प्रेम, स्नेह या इन तरह की जो भावनाएं होती हैं वो सब किसके कारण होते हैं, लिबिडो के कारण होते हैं, लिबिडो। और अगर किसी के अंदर ये लिबिडो जो है वो अगर उसमें कम हो जाए या उसके अंदर इस प्रकार की जो भावनाएं कम हो जाए तो उसके अंदर जो है क्या होगा, जो एक तरह से जो स्नेह की भावनाएं होती है किसी के प्रति या अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो जो है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी इन द केस ऑफ लो लिबिडो। ठीक है, तो ये है आपका, ये फ्राइड ने ही ये लिबिडो का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है स्वयंमोह या नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चा अपने आप से ही जो है वो मोहित होकर कभी कभी अपने आप से ही प्रेम करने लगता है। ओके, तो इस स्थिति को स्वयंमोह या नार्सिसिज्म कहा जाता है। ये जो है ये अक्सर जो है वो युवावस्था के अंदर पाया जाता है, जब व्यक्ति कभी कभी शीशे के अंदर अपने आप को ही देखने कर मोहित होता है। ठीक है ना, तो ये जो है वो लड़के लड़की दोनों में ही ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है हमारे पास मूल प्रवृत्तियाँ या इंस्टिंक्ट्स, बेसिक इंस्टिंक्ट्स उसको कहा जाता है। तो फ्राइड जो है उन्होंने जो है बताया कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। पहला जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और दूसरा होता है मृत्यु मूलक प्रवृत्तियाँ। तो जो जीवन मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसके अंदर व्यक्ति क्या होता है,
वो निर्माण चाहता है, व्यक्ति के अंदर प्रेम, प्यार और जुड़ाव, संबंधों से का जुड़ाव, और वो एक दूसरे से लगाव रखता है, उसके अंदर प्रेम की भावना होती है। जो मृत्यु मूलक प्रवृत्तियाँ होती है उसमें जो है व्यक्ति के अंदर क्रोध, आपका विनाश और इस प्रकार की जो नफरत, इस तरह की जो भावनाएं जो है वो उसके ऊपर प्रबल होती हैं। तो इस प्रकार की दो प्रकार की जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो व्यक्ति के अंदर होती हैं। ओके, तो ये था हमारे पास सिगमंड फ्राइड की जो व्यक्तित्व संबंधित थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि मानकीकृत जो है उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं। तो जो विदेशी हमारे कई संस्थान है जैसे कि एजुकेशनल ट्रेनिंग साइंस सर्विसेज हो गया, साइंस रिसर्च एसोसिएट होते हैं, इनके द्वारा ये टेस्ट जो है वो निर्मित किए गए हैं। तो इसमें जो है जैसे कि पहला टेस्ट है हमारे पास वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इस परीक्षण में कुछ पूर्व निर्धारित जो उद्दीपक शब्द हैं, स्टिमुलस वर्ड्स होते हैं, उनको एक एक करके बोल बोल कर जो है व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है, और व्यक्ति को शब्द सुनने के बाद उसके मन में जो पहला शब्द आता है उसको बताना होता है। तो वही वाली बात है जैसे कि मैंने बताया, ये आर्मी के अंदर जिस प्रकार का टेस्ट होता है कि उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है और उसको उसके ऊपर जो है अपनी एक स्टोरी बनानी होती है। तो इसी प्रकार से ये वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट भी है, जहाँ पर आपको कुछ स्टिमुलस वर्ड्स दे दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको अपने वर्ड या शब्द बनाने होते हैं, और उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है। ओके, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट है विषय आत्मबोधन टेस्ट, जिसको कहते हैं थीमेटिक अप्रोच एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि टैट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इसका जो निर्माण 1935 में मूरे जो हैं उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुल जो है वो 31 जो है वो कार्ड होते हैं, जिसमें से जो 30 कार्ड हैं उन पर चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड जो है वो सादा होता है, और एज के हिसाब से जो है वो 20 जो कार्ड होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। इन 20 में से 19 जो चित्र वाले कार्ड होते हैं और एक जो कार्ड होता है वो सादा होता है। फिर दो दो सेशंस में टेस्ट लिए जाते हैं, पहले 10, फिर बाद में 24 घंटे के बाद 10। तो 10-10 जो कार्ड हैं वो व्यक्ति को देकर उसके आधार पर उसको क्या कहा जाता है, कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और जो लास्ट है उसमें जो है एक सादा कार्ड उसको दिया जाता है, जिस पर उसको फाइनली चित्र बनाकर उस कहानी को लिखना होता है। तो इससे जो है वो व्यक्ति जो है उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ अधूरे जो वाक्य होते हैं वो होते हैं, और व्यक्ति को व्यक्ति प्रत्येक अधूरे वाक्य को अपने अनुभव के आधार पर पूरा करता है, यानी कि जो उसका एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर रहा उसके आधार पर वो बाकी के सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की। फिर है हमारे पास रोसांक परीक्षण टेस्ट। इसका जो प्रतिपादन है वो स्विट्जरलैंड के जो मनोचिकित्सक हरमन रोसार्क जो है उन्होंने 1921 में किया था। इसमें जो है वो 10 कार्ड होते हैं, जिस पर जो 5 कार्ड होते हैं उस वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं स्याही के धब्बों से, और 5 जो कार्ड होते हैं वो कलर वाले जिसमें धब्बे होते हैं। जो प्रत्येक कार्ड होता है उसमें एक एक करके उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति का परीक्षण करना होता है। ओके, तो ये है हमारे पास पर्सनालिटी टेस्ट। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है वो विश्वनाथ जो बनर्जी है उन्होंने भी इस प्रकार के टेस्ट का निर्माण किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। तो आई होप आपको आज का जो ये सेशन है ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और आपको कल के लिए एडवांस में फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर। अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपके लिए शुभ हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रेंड्स।